अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमने ना बच्चों की डिजीज़ स्टार्ट की हुई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है डिजीज़ ऑफ द ब्लड, कि बच्चों में ब्लड में कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। तो इधर सबसे जो कॉमन है ना वो है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है कि अगर एचबी ना 9 से कम हो तो उसको हम एनीमिक कहते हैं। ये वो इलाके या वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गए या वो लोग जो सोशो इकोनॉमिकली पुअर होते हैं तो उनमें इस ये वाली चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। इसकी काफ़ी सारी रीज़न्स है, वो हम आगे देखेंगे। जिस तरह काजीज़ में या तो ये है कि एडुकेट हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल बन ही नहीं रहे तो तब भी एनीमिक होगा। फिर ब्लड लॉस किसी वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। या हीमोग्लोबिन सही तरह से बन नहीं रहा, क्यों कि हीमोग्लोबिन के लिए ना काफ़ी सारा रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि हीम आयरन चाहिए, ग्लोबिन प्रोटीन चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, B12 चाहिए और भी काफ़ी सारे विटामिन सी चाहिए। ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी तब जाके हीमोग्लोबिन बन पाएगा। इसमें से किसी एक चीज़ की भी कमी होगी ना तो हीमोग्लोबिन सही तरह से नहीं बन पाएगा, ठीक है। अदर क्या कंडीशन है, अब जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं ना वो बोन मैरो में बनते हैं, उस वजह से भी, या कोई ड्रग है उसकी वजह से भी, या इन्फेक्शन या कैंसर की वजह से भी ना ब्लड कम बनता है। उसके बाद हम चलते हैं कि लॉस ऑफ ब्लड क्यों होता है, किस किस कंडीशन में होता है। एक तो ये है कि कोई पेट की कोई बीमारी है, डाइसेंट्री है, हुक वर्म इन्फेस्टेशन है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। या कोई हेमरेज हो गया, विजाइनल ब्लीडिंग है, एपिस्टेसिस है, पाइल्स हैं, पेप्टिक अल्सर है, ठीक है। या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हेमोफीलिया वगैरह। या फिर क्या हो गया कि आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो टूटना ज़्यादा लग गए हैं। वैसे नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो 120 दिन में टूटता है और इतने दिन नए बनते रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ कंडीशन में जो विटामिन जो रेड ब्लड सेल्स हैं ना वो जल्दी टूटते हैं, 120 दिन से पहले ही टूटने लग जाते हैं, लेकिन बनते 120 दिन पे तो उसकी कमी फिर आना शुरू हो जाती है। अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, वही तो बॉडी पाइलर, ठीक है, येलो येलो सी होने लग जाएगी, फटीक होगी, ब्रेथलेसनेस होगी, ठीक है, कंजक्टाइवा होगा, माउथ पेल, उसका जो मुंह है वो मतलब पीला पीला सा नजर आने लग जाएगा, अडीमा होने लग जाएगा फिट में और फेस पे, लीवर, ठीक है, और स्प्लीन में शायद इंलार्ज होने लग जाए, ठीक है। हीमोग्लोबिन का लेवल लो होगा, एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, और क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी जिस वजह से बॉडी में एनर्जी कम रहेगी। ये हो गया आपका अनीमिया। इसका एक और मतलब इसी में आ जाता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। मतलब अनीमिया है किसकी कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से। अब इसके भी काफ़ी काजेज़ हैं, जैसे कि वो आयरन ले ही नहीं रहा। अब आयरन का जो सोर्स है ना वो ज़्यादातर आपको मीट में मिलता है, लेकिन कुछ लोग मीट नहीं खाते, वो सिर्फ वेजिटेबल पे रहते हैं तो उनको फिर आयरन नहीं मिल पाता, ठीक है। उसके बाद है बार बार डायरिया हो रहा है, ठीक है, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं हो रही, ठीक। उसके बाद हम इसकी स्टूल एग्जामिनेशन करवाएंगे और काजेज ऑफ अनीमिया को देखेंगे। अब इसकी जो मैनेजमेंट है ना वो अब ये 3 टाइप का होता है, माइल्ड अनीमिया है, मॉडरेट है और सवेयर है। माइल्ड की बात करें तो यहाँ जो एचबी है ना वो 9 से 11 के दरमियान मिलेगा आपको, तो इसको हम आयरन सप्लीमेंट देंगे और आयरन रिच फूड देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मॉडरेट की बात करें तो ये 7 से 9 में इसका एचबी होगा, इसमें भी हम आयरन सप्लीमेंट देंगे साथ में और जो आयरन रिच फूड है ना, न्यूट्रिशन है वो देंगे। सवेयर एनीमिया क्या होगा, अगर 7 से भी कम है एचबी तो इसको सवेयर एनीमिया मिलेगी। इसमें हम क्या करते हैं, आयरन की ड्रिप लगा देते हैं या आयरन इन्फ्यूज कर देते हैं, ठीक है, जिस तरह विनोफर या बिस्लरी वगैरह हो रहे होते हैं। साथ में अगर इससे भी ठीक नहीं होता फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ भी चले जाते हैं, साथ में हम उसको आयरन रिच फूड और आयरन के सप्लीमेंट भी साथ में दे सकते हैं ताकि वो डेफिशिएंसी वो रहे। इसके अलावा जो काज है जिसकी वजह से आयरन अब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो उसको भी हम हटाएंगे। फॉर एग्जांपल हुक वर्म वगैरह हैं या मतलब ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम कंट्रोल करेंगे ताकि ये हम प्रॉब्लम से बच सकें। प्रिवेंशन की बात करें तो बच्चे अगर पैदा होते ही एनीमिक है तो इसका मतलब है कि मदर ने प्रॉपर डाइट नहीं ली जिसकी वजह से वो कमी आ रही है। तो मदर को चाहिए कि वो अपनी डाइट में आयरन शामिल करें, प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड शामिल करें, B12 शामिल करें, ऐसी फूड ले जिनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं ताकि उसमें आयरन की कमी ना हो। अगर मदर एनीमिक होगी तो बच्चे को ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होंगी। बस यही हम उसके लिए कर सकते हैं कि हम उसको ना आयरन के सप्लीमेंट दे सकते हैं, साथ में आयरन रिच फूड दे सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आपने पहले ठीक करना है और इस तरह से फिर हम मतलब उसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब आ जाता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है, ये भी माइक्रोसिटिक हेमोलिटिक अनीमिया है, ठीक है। इसमें क्या होती है कि जो बीटा ग्लोबिन चेन है ना हीमोग्लोबिन की वो सही तरह से नहीं बन पाती। बेसिकली तो ये अमाइनो एसिड्स का एक इशू होता है कि वो सही नहीं बनता, तो जिसकी वजह से जो बीटा चेन है ना वो प्रॉपर नहीं बनती तो आगे फिर हीमोग्लोबिन सही नहीं बनता। जब हीमोग्लोबिन सही नहीं बनेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। अब उसके अलावा क्या होता है, इसकी 3 टाइप हैं, थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट है और थैलेसीमिया मेजर है। जो माइनर है ना तो उसमें कोई ज़्यादा हमें सिम्टम नज़र नहीं आते, ठीक
ठीक है, थोड़ा बहुत एचबी कम होता है वो एडजस्ट हो जाता है। थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, इसमें ये होता है कि ये 3-4 साल, 2 से 3 साल तक जो बच्चे ना उनको हमें सिम्टोमेटिक रहते हैं, मतलब उनको सिम्टम्स आ रहे होते हैं बीमारियों की चीज़ों की, तो हम मोस्टली उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। जो मेजर है ना ये बड़ा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ये अपेयर होता है 3 मंथ से लेके, और इसमें ज़्यादा मतलब सिम्टम आते हैं, जिस तरह उसकी स्प्लीन काफ़ी इनलार्ज हो जाएगी, लीवर इनलार्ज हो जाएगा, तो ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम? वो नेचर ऑफ डिजीज़ हो गई, ठीक है, उसके बाद प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट की तरफ देते हैं। मैंने कहा ना जो थैलेसीमिया माइनर है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। बाकी जो है उसके लिए हम एचबी को नॉर्मल रखते हैं, आयरन के सप्लीमेंट दे के, सिरप दे के, या आयरन की ट्रांसफ्यूजन कर से। जो मेजर है ना उसके लिए तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही होती है, ठीक है। तो ये LHV का ये रोल आता है कि उन्होंने पेशेंट को समझाना है उसकी कंडीशन और इन सब चीज़ों को, ताकि ये ना हो कि एक दफ़ा ब्लड लगवा के चले जाएँ बच्चे को और फिर वो देखे ना और बच्चा फिर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में चला जाए। आगे है बच्चों ल्यूकीमिया, ये भी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है। अब इसमें क्या होता है कि कॉलोनियल प्रोलिफरेशन ऑफ द मैलिग्नेंट स्टेम सेल इन द बोन मैरो में कैंसर टाइप बन जाता है। अब बोन मैरो का काम, हमारे जितने भी ब्लड सेल्स हैं ना वो बोन मैरो में बनते हैं। तो इधर क्या प्रॉब्लम आती है? इधर ये प्रॉब्लम आती है कि बोन मैरो में जब मैलिग्नेंट स्टेम सेल बनेंगे तो वो ब्लड सेल्स को ज़्यादा बनाने लग जाएंगे, बेसिकली ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स बनेंगे हमारे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब उसमें जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं ना वो ज़्यादा बनेंगे तो उसका हमारी बॉडी को वो फिर प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, हमारे ब्लड में सर्कुलेट करेंगे और हमारे टिश्यूज़ में जाके प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? ये मोस्टली 3 से 5 साल की एज में और बॉयज़ में ज़्यादा होता है, ठीक है। पाइलर, वीक, इरिटेबल और टायर्डनेस देखने को मिलती है। बाद में उनको फीवर, अल्सरेशन, ब्लीडिंग ये वाली, और लिम्फ उनके लार्ज और पेनलेस आपको मिलेंगे। मैनेजमेंट में क्या है? ये सीरियस इलनेस है, ठीक है। इसमें साइन सिम्टम अपेयर हो गए तो आप अपने फिजिशियन की तरफ रेफ़र कर देना है। उन्होंने फिर अब सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट उसमें वही एनाल्जेसिक, पेन रिलीफर और फ्लूइड और न्यूट्रिशन ज़्यादा देनी है। बाकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है कि हम कितने अरसे तक इसको बच्चे को साथ लेके चल सकते हैं। बाकी प्रॉपर इसका कोई ट्रीटमेंट ऐसा मौजूद नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, कम्युनिकेबल डिजीज़ आ जाती है, मतलब वो बीमारियाँ जो इन्फेक्शन की वजह से होती हैं और एक से दूसरे में फैल रही होती हैं, ठीक है, इन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, वुपिंग कफ है, डिफ्टेरिया है, पोलियो है, इन्फेंटाइल टाइटनेस है और मीजल्स है। ये सारी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ में आ जाती हैं, ठीक है। हम यहाँ जो 4-5 डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो मम्प्स हैं। मम्प्स क्या होते हैं? बेसिकली ना जो जा एंगल है ना, ठीक है, यहाँ पे जा एंगल, यहाँ पे पेरोटिड ग्लैंड होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो काफ़ी स्वेल हो जाता है और टेंडर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एंगल ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे भारी भारी सा मुँह नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अब और दूसरा क्या होता है कि बॉयज़ में जो टेस्टीज़ है ना, ठीक है, वो टेंडर हो जाएंगे, मतलब पेनफुल होने लग जाएंगे। और फीमेल में क्या होगा कि उनके जो ब्रेस्ट है ना वो पेनफुल हो जाएंगे, ठीक है, और टेंडर हो जाएंगे, स्वेल भी हो जाएंगे। अब इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। बाकी ये कि हम उसको रेस्ट देंगे और फ्लूइड ज़्यादा देंगे। उसके बाद बच्चों आ जाता है पोलियोमिलाइटिस। ये काफ़ी आपने मतलब पोलियो के कतरे हर घर में पिलाए जाते हैं, तो इसके बारे में आपने सुना हुआ होगा। अब ये क्या होता है? ये पोलियो वायरस की वजह से होती है, जिसमें क्या होता है, अब वैसे तो पूरी दुनिया में इसकी इम्यूनाइजेशन हो गई है, मोस्टली कंट्रीज़ में तो ये ख़त्म हो गई, सिर्फ कुछ 3 से 4 कंट्रीज़ हैं जिनमें अभी ये मौजूद है, तो इसकी वजह से सबको इम्यूनाइजेशन करनी पड़ती है, ठीक है, इसके कतरे वगैरह लेने पड़ते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ये जो है ना इसका जो वायरस है वो रेस्पिरेटरी रूट से ट्रांसफ़र होता है, इन्फेक्शन इन्फेंट से यंग और इस तरह पोर हाइजीनिक कंडीशन पे फैल रहा होता है, ठीक है। इसकी कुछ स्टेट्स हैं, इन्फेक्टिव स्टेट है जो पहली स्टेट है, जो बिगिनिंग सिम्टम्स होते हैं, उसके बाद ये मोस्टली 5 साल की एज से कम बच्चों में आपको देखने को मिल रहा होता है। अब इसकी टाइप्स हैं, सीरोटाइप्स 1, 2 और 3 है, ठीक है, जो कि बीमारी काज कर रही होती है। उसके बाद अगर इसके हम पैथोजन की बात करें ना, सॉरी पैथोजेनेसिस की, तो ओरोफ्रेंजियल रूट से इंटर होता है इसका वायरस, मल्टीप्लाई होता है इंटेस्टाइन में जाके और ब्लड में इंटर हो जाता है, फिर वहाँ पे अपनी तादाद को बढ़ाता है और फिर क्या करता है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाता है और फिर एलिमेंट्री ट्रैक, और अगर एंटीबॉडी इतनी ना बने कि वो वायरस को ख़त्म कर सकें तो फिर क्या होता है कि बंदा बीमार होना शुरू हो जाता है और उसके फिर जो मोटर न्यूरॉन है ना CNS में, हमारे स्पाइनल कार्ड में, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं।
जिससे क्या होता है कि 90% केसेस में ये एसिम्टोमेटिक होता है। अब्रप्टिव पोलियोमाइलाइटिस होता है, नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस होता है, ये उसकी उसने ना वो बताई हुई हैं रिस्पॉन्स जो होते हैं, और पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस होता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो 4 फेजेस होते हैं। अर्ली फेज होता है जिसमें क्या होता है, सिंपल फीवर, कफ, माइल्ड गैस्ट्रोएंटाइटिस या जनरलाइज मलेस वगैरह होगा। दूसरे प्री पैरालिटिक में हेडेक, मसल्स पेन, नेक स्टिफनेस, वोमिटिंग वगैरह आ जाएगी, और मोस्टली यहाँ ये स्टॉप हो जाता है और आगे आ जाता है पैरालिटिक फेज। इसमें जब सर दर्द और नेक स्टिफनेस के 2 दिन बाद बच्चे को पैरालिसिस स्टार्ट होगी। इसमें क्या होगा, मोस्टली आर्म या लेग अफेक्टेड होगी। इसमें ये होगा कि पहले फ्लैसिड पैरालिसिस होगी और टेंडर होगी, ठीक है, फ्लॉपी जिस तरह कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ढीली सी। उसके बाद क्या होगा कि रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस में जाएंगे, और तकरीबन ये जो इस कंडीशन में या इस फेज़ में हमें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना चाहिए ताकि इसको ज़्यादा आगे ना फैलना दिया जा सके, ठीक है, और सांस लेने में भी उसको प्रॉब्लम होगी क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल इससे क्या हो रहे होते हैं, डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। पैरालिसिस कंप्लीट बाय द टाइम टेम्परेचर सेटल, सम इम्प्रूवमेंट इन पैरालिटी अकर विद इन द 6 मंथ, रिमेनिंग वीकनेस इम्प्रूव विद द फिजियोथेरेपी हम इसमें कर सकते हैं। लास्ट फेज क्या होती है कि लास्ट 3 मंथ में रिकवरी फ्रॉम द पैरालिसिस कंप्लीट, अगर माइल्ड है तो कंप्लीट रिकवरी हो जाती है, नहीं तो फिर उसका वो बाजू या हाथ काम करना छोड़ देता है। अच्छा बच्चे, आगे बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। इसमें कैसे मैनेज करेंगे, वही रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, एंजाइटी, रेथलेसनेस, मतलब सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है ना, वो रेस्पिरेटरी हम उसको सपोर्ट दे रहे होते हैं, ठीक है। बेड रेस्ट करेंगे और उसकी पोजीशन को न्यूट्रल रखेंगे, सारे मसल और जॉइंट वगैरह की पोजीशन को। मिनिमल हैंडिंग, अफेक्टेड पार्ट नो मस्कुलर इंजेक्शन लगाएंगे। एनाल्जेसिक हॉट पैक वगैरह हम दे सकते हैं, हॉट टब में हम बिठा सकते हैं उसको। न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन को मेंटेन रखेंगे। अवॉइड द कॉन्स्टिपेशन। फिजियोथेरेपी हम जैसी जो लास्ट स्टेज खत्म हो गई, हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट कराएंगे। और कुछ बच्चों में फिर ब्रेसिस की ज़रूरत होती है क्योंकि जो लिम्स उसका पैरालाइज हो जाता है, तो उसके लिए फिर ये ज़रूरी होता है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करवाते हैं, वो कहता है कि 15 साल की एज तक सफ़र हो सकता है कि पैरालिसिस लाजमी उसको देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके लिए हम स्टूल कल्चर करवाते हैं। स्टूल पॉजिटिव आ जाए पोलियो वायरस का डायग्नोज के लिए, और इसका फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो मौजूद नहीं है, बस रेस्ट, पैरास्टामोल, एस्प्रिन, ज़्यादा फ्लूइड और प्रॉपर डाइट देंगे। हॉस्पिटलाइजेशन की बात, जब पैरालिसिस की स्टेज में जाएंगे तो हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे ताकि उसको अच्छे से लिया जा सके। प्रिवेंशन की बात करें तो आपको पता ही है, इसके कतरे पिलाए जाते हैं 2 ड्रॉप, जिस तरह बच्चों में बर्थ के बाद 6 वीक में, बर्थ के टाइम, फिर 6 वीक में, फिर 10 वीक में, फिर 14 वीक में, और इस तरह से हम इसकी तीनों जो सीरोटाइप्स है ना, उसके कतरे पिला के हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। आगे बच्चों मीजल्स है, ये भी इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होता है, और ये भी प्रिवेंटेबल है बाय द वैक्सीनेशन। अब इसमें कंटेजियस डिजीज़ है और ये फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान में। अब इसमें क्या होता है, साइन एंड सिम्टम ये है कि सर्दी लगेगी, रेडनेस होगी आइज़ की, रेनी नोज़ होगा, अपेयर ऑफ द स्मॉल ग्रे स्पॉट, स्किन पे ना स्पॉट से बनने लग जाएंगे, ठीक है, जिसे हमारी ज़ुबान में शायद माई कहते हैं, कि आपको ना वो छोटे छोटे से ना पानी के से वो छाले से बनने लग जाएंगे, ये पूरी बॉडी पे बन रहे होते हैं। इसकी जो फीवर भी होता है, ठीक है। इसके मैनेजमेंट में हम वही ज़्यादा फ्लूइड देंगे, फूड अच्छी देंगे, लाइट को कम कर देंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं एयर आई का इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करवाएंगे, पैरास्टामोल देंगे और बच्चे को इम्यूनाइज करवाएंगे। एंड में आखिरी टॉपिक है आपका इसका नियोनेटल टेटनस। नियोनेटल टेटनस क्या होती है, ये हाई मोस्टली ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो अम्बिलिकल कार्ड को अगर हम कट करते हैं, उसमें कोई बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन है तो उसके ज़रिए ये इंटर हो रहा होता है बच्चे में, और फिर उसके मसल्स को क्या कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें टॉक्सिन, जो टेटनस बैक्टीरिया है ना, वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, वो जाके फिर मसल को इफेक्ट कर रहा होता है। इसलिए तमाम प्रेग्नेंट वीमेन को ना 7 के मंथ में ना 7वें 8वें मंथ में हम एंटी टेटनस की डोज देते हैं ताकि आने वाले कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकें, ठीक है। दूसरा, हम जो अम्बिलिकल कार्ड को कट करेंगे ना, तो वो हम करेंगे किसी भी स्टेरिलाइज सीजर से, या मतलब किसी भी चीज़ से वो स्टेरिलाइज होनी चाहिए, ठीक है। साइन एंड सिम्टम क्या होगा कि आफ्टर 1 या 2 डेज इनफैक्ट वो बच्चा दूध नहीं पी सके, क्योंकि उसके जाह के मसल स्पैज़ में चले जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, जनरलाइज फिट्स भी डेवलप होने लग जाएंगे, मसल सवेयर क्रैम्प और स्पैज़ में चले जाएंगे, नॉइज़, टचिंग, स्लाइड डिस्टर्बेंस एंड क्लोजिंग ऑफ द डोर, इस तरह क्लिच टाइप उसकी बन रही होती है। मैनेजमेंट में यही है कि फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ वो करेंगे, और हम उसको हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखेंगे, और इसमें डिले नहीं करेंगे, और एंटी टेटनस की डोज देंगे ATS 50,000 यूनिट, और उसके बाद इसको 200 ml सलाइन में मिक्स करके हम सबकुटेनियसली दे रहे होते हैं। उसके अलावा हम पेनिसिलियम G 5 लाख
यूनिट IM दे रहे होते हैं ताकि उसको ट्रीट किया जा सके। ये बच्चे आपका जो चाइल्ड हेल्थ प्रैक्टिस है ना, वो उसकी जो डिजीज़ है ना वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।